अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, 9 मई के वाक़यात के एक और मुकदमे में एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की बरियत और दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। देखा जाए तो ये महज अदालती फैसला नहीं, ये PTI की सियासी रूह पर लगने वाले कुछ गहरे जख्म हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक तबका ऐसा है जो मज़ाहमत का बयानिया जिंदा रखना चाहता है और दूसरा वो है जो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अब ये मान चुका है कि मुसलसल टकराव ने पार्टी को दीवार से लगा दिया है। कोट लखपत जेल से आने वाला खत दरअसल एक सियासी यू टर्न का ऐलान है। वही PTI जो कभी NRO नहीं के नारे पर खड़ी थी, आज कह रही है कि हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही वाहिद सोल्यूशन है। ये तब्दीली वक्ती मजबूरी नहीं बल्कि इस हकीकत का एतराफ़ ज़्यादा लग रही है कि मज़ाहमती सियासत ने क़यादत को जेलों में, कारकुनों को मायूसी में और पार्टी को इंतशार में धकेल दिया है। सवाल यह है कि क्या PTI वाकई मज़ाहमत से मफाहमत के सफ़र पर निकल चुकी है या ये महज वक्ती हिकमत अमली है? क्या कारकुन इस यू टर्न को कबूल करेंगे या ये अंदरूनी बगावत को जन्म देगा? एक बात तो तय है कि पार्टी आज जिस मकाम पर खड़ी है वहाँ आधे फैसले दोगले बयानिए और अंदरूनी इंतशार इसे मज़ीद कमज़ोर ही करेंगे, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जो जमातें वक्त के साथ खुद को नहीं बदलती, वक्त उन्हें बदल देता है और अक्सर मिटा भी देता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करेंगे पाक भारत जंग पर। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने मई में होने वाले पाक भारत जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए भारत के हमले को गैर कानूनी करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट ने वो कह दिया है जो पाकिस्तान बरसों से कहता आ रहा है कि दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई आलमी हक मौजूद नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को गैर कानूनी करार देकर भारत का वो बयानिया ज़मीन बोस हो गया है जो वो आलमी मीडिया में फतह के तौर पर बेच रहा था। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सतह पर मुदाखलत के इल्ज़ामात पर रिपोर्ट ये साफ कहती है कि कोई काबिल एतबार सबूत मौजूद नहीं, यानी इल्ज़ाम था, सबूत नहीं, शोर था, सच नहीं। इसी तरह सिंतास मुआहदे पर भी UN माहिरीन ने भारत की हरधर्मी को आड़े हाथों लिया है। मुआहदों को हेल्ड इन अबेंस रखने पर तशवीश दरअसल ये पैगाम दे रही है कि पानी को हथियार बनाना कबूल नहीं किया जाएगा। आज दुनिया देख रही है कि UN रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान की पजीराई नहीं, ये भारत की जग हसाई की दस्तावेज है। नाज़रीन, आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है और सीनियर एनालिस्ट ज़मीर हैदर साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सलीम बुखारी साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जो फैसला आया है जिसमें शाह महमूद कुरैशी को एक बार फिर से बरियत मिली है और दीगर को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सर, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? पार्टी के लिए ये एक रिलीफ है या फिर ये एक नया तनाज़ा खड़ा करेगा? बहुत शुक्रिया जवेरिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, ये फैसला पहला नहीं है, इनकी बरियत इससे पहले 4 मुकदमात में हो चुकी है और ये तासुर भी कायम हो चुका है कि गालबन चाहे वो हुकूमत है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है या चाहे दोनों हैं मिलके, वो चाहते हैं कि पार्टी के अंदर से एक ऐसा सेन एलिमेंट जो है उसको इनकरेजमेंट मिले जो बिल आखिर ये जो मज़ाहमत और एहतजाज की सियासत है इसके ख़ात्मे पे मुंतज हो और कोई सियासी तरीक़ाकार इख्तियार करके हुकूमत के साथ बैठ के निपटा जाए। लेकिन ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है, इसकी 2, 3, 4 शवाहद जो हमारे सामने हैं अब तक, वो ये है कि एक 5 अरकान ने जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल थे, उनमें महमूद रशीद भी शामिल थे, एजाज चौधरी भी शामिल थे, यास्मीन राशिद भी शामिल थी। इन्होंने 5 लोगों ने एक ख़त लिखा था बानी को कि जनाब ये महाजराई अब छोड़ के मेरे ख्याल से किसी सियासी रास्ते की तरफ बढ़ा जाए। उस ख़त की फेट क्या हुई वो मेरे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, उसको दरखुर इतना नहीं समझा गया था। फिर उसके बाद पार्टी के बहुत सारे इन पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी एक वफद जाके बानी के साथ मिलना भी चाहता था। एक दफ़ा उनकी मुलाकात हुई भी थी, जिन्होंने कहा कि मुखासमत की राह छोड़ के हम सियासी रास्ता अपनाना चाहें तो शायद हमारी बात बन जाए। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा वाक़या कह लीजिए या कोशिश कह लीजिए वो याद दिलाऊं कि नेशनल असम्बली के स्पीकर एयाज सादिक की निगरानी में PTI और हुकूमत के बीच 3 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के। और तीसरे राउंड के बाद जब चौथा होना था तो एक मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया था
और वो लोग जाके जेल में जब मुसवदा लेके गए तो जो उनके साथ हुई थी वो तो कभी उनकी ज़बानी सुनिएगा, लेकिन वो मुसवदा भी उठा के फाड़ फूड़ के फेंक दिया गया था। तो जो एक संजीदा कोशिश हुई थी वो तो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची है। अब एक इसका तीसरा एस्पेक्ट वो है कि एक तासुर ये कायम किया जा रहा है कि पार्टी के कुछ सेन एलिमेंट को लेके उनको एम्पावर किया जाए, उनको प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि बानी पीटीआई वो जो -1 फार्मूला की बात हम सुनते हैं उसके ऊपर आमद दरामद हो। ऐसा हो पाएगा कि नहीं, अगर आप मुझसे मेरी जाती राय पूछे तो जब तक बानी हयात हैं, जिंदा है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, उस वक्त तक पार्टी के अंदर किसी एक शख्स में ये हिम्मत नहीं है, या बहुत सारे लोग भी मिलके उनसे उनकी पार्टी नहीं छीन सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल वाजे है कि जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, फॉरवर्ड ब्लॉक बनवा लें, चाहे जो मर्जी कर लें, जिस शख्स ने भी पार्टी में उनकी पॉलिसियों से इनहराफ किया है उसकी फेट वही हुई है जो भी हाल ही में अली अमीन गंडापुर साहब की। जी बिल्कुल, पार्टी में उनकी कोई जगह नहीं है। सही। ब्रिगेडियर साहब का भी पॉइंट ले लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आज के फैसले को आप कैसे रीड करते हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब एक बार फिर से उन्हें बरियत मिली है सर, क्या आप देखते हैं कि वो पार्टी को लीड करते हुए नजर आएंगे मुस्तकबिल करीब में? देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो है जाहिर है कि बड़े मॉडरेट, समझदार, सीरत सियासतदान हैं, उनको हर एक रिस्पेक्ट भी करता है। और फिर आई पर्सनली फील, आई थिंक जब ये इंसिडेंट हुए सारे, ये कराची में थे, उन्होंने वो सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी दिखाए हैं जिसकी वजह से हो सकता है उनको रिलीफ मिला हो। और बाकी लीडरशिप जो है वो उस वक्त भी, अगर मेरे ख्याल में प्रॉब्लम ये है कि बानी पीटीआई को रियलाइज करना चाहिए कि जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, पॉलिटिक्स शुड बी ट्रीटेड लाइक अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप डायलॉग पे बिलीव करते हैं, सियासी लोगों से मुज़ाकरात करते हैं और आपस में अंडरस्टैंडिंग के वो रिलीफ भी लेते हैं और आइंदा के लिए भी उसका फायदा लाया में निकालते हैं। देखें, इन इन्वायरमेंट के अंदर जब पार्टी में इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है, बानी उनके जेल में है, बाकी लीडरशिप को अवाम इतनी उनकी वो पार्टी के कार को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मीन कि दिस वाज द टाइम पार्टी को, बानी को भी और पार्टी लीडर को चाहिए था कि इसको रीऑर्गेनाइज करें, रीशेप करें, नई लीडरशिप जो भी अवेलेबल है उनको लाएं और वो अपने डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके नई मेंबरशिप बनाते हैं। इसको अच्छे से बजाय इसकी क्या दफा स्ट्रीट पे लेके जा रहे हैं, उनको और एग्जॉस्ट कर रहे हैं, परेशान कर दिया है, इकोनॉमिक लॉस हुए, गाड़ियां टूट गई, मोटरसाइकिलें तबाह हो गई, अरेस्ट हो गए, नो पर्पस। आप असेंबली को फॉल करें, आप अपने केसेस को लड़ें, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करके और फिर उसके बाद आप इसका कोई हल निकालें और फिर डायलॉग करें। हमेशा सियासी पार्टी सियासी लोगों से पायलट डायलॉग करती है। फौज से डायलॉग करने के लिए आप फौज को, सोशल मीडिया भी आपको बुरा भला कहता है, आप इतने डेरोगेटिव रिमार्क्स देते हैं फौज के सुबह के बारे में, फौज के बारे में, और आप फिर अगर 4 लोग आपके एमपीए जो हैं वो आके अगर नेशनल स्कूल वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वो कहते हैं मीर सादिक, मीर जाफर ये गद्दार है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फौज को अगर आप चले बुरा भला भी कहते हैं, देन गो टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी साथ पार्टी है ना, आप उनसे बात करें, डायलॉग करें। बट अगर आपने हर बार सड़क पर करनी है, ऐसे नहीं हल होगा। अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, शाह महमूद कुरैशी लीडर, उनसे मुलाकात करें, उनको अपना मैंडेट दें एंड देन फाइंड आप पीसफुल सोल्यूशन। सही। और आप अच्छे तरीके से उसको लेके चलें ताकि आपको आइंदा के लिए रिलीफ लेना है, जो भी लेना है वो आपको सही पार्टी सही। आपका पॉइंट आ गया। ज़मीर हैदर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ज़मीर हैदर साहब, अगर हम कंपैरिजन करें पुरानी क़यादत और नई क़यादत का, तो नई क़यादत जो है उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड इतना नहीं है। हाँ, कानूनी बैकग्राउंड ज़रूर है, लेकिन पुरानी क़यादत में ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी जैसे उन्हें बरियत आज फिर सुनाई गई है, तो सर आप क्या देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं आगे लाया जा रहा? अगर शाह महमूद कुरैशी लीड करें तो पार्टी की जो सिचुएशन है वो बेहतर नहीं हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया। एक तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की पहले भी कुछ केसेस में, जिस तरह अभी सलीम बुखारी साहब ने कहा कि हो चुकी हुई है, लेकिन वो बाहर आएंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या वो वाकई लीड कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी जो हॉक्स बैठे हुए हैं बाहर, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, जिनमें आपको मालूम है बैरिस्टर गौहर हैं, फिर सलमान अकरम राजा हैं, और तो वो क्या उनको स्पेस देने को तैयार होंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सा जो एक एलिमेंट है पीटीआई के अंदर, वो अब ये समझता है कि जी मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलना, और अगर मुज़ाकरात भी करने हैं तो कम से कम अपनी इतनी ताकत दिखाएं पहले के बैलेंस क्रिएट किया जा सके। अभी उनको लगता है कि शायद वो अगर मुज़ाकरात की टेबल पे जाएंगे तो वो अंडरडॉग बन के जाएंगे। आपको याद
याद है जिसका भी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया, जिस सोशल मीडिया पे जो नेम एंड शेम करने की कोशिश की गई सिपाही सालार को, वो उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने एक बात की थी। उसने कहा था कि जी आप चलें फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलने दे रहे हैं तो जो बाहर सियासी क़यादत है उसको मिलने दें ताकि इस किस्म की फिर चीजें आना बंद हो जाएंगी। और अब फिर विद इन पार्टी सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर भी बहुत तनकीद की जा रही है कि जी वो बहुत ही होम्योपैथिक से इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। फिर वो पूरा जो कॉन्फिडेंस डाला गया था महमूद खान अचकज़ई पर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के ऊपर, उनको भी पूरी तरह फाल नहीं होने दिया जा रहा। उनसे किसी ने पूछा था, मेरा ख्याल में कि सोहेल आफरीदी जो सीएम केपी के हैं, उन्होंने पूछा कि जी आप क्यों नहीं फैसला ले रहे, कोई बताएं कि क्या करना है, मतलब बाकायदा जो स्ट्रीट की तरफ आने की बात हो रही है। तो उन्होंने उनको ये कहा कि जी पहले आप अपने फाइल एंड रैंक में जो है वो यूनिटी लेके आए, तो उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि आपके बहुत से लोग आके कुछ और बात करते हैं। सही। अब देखना ये है कि आज जो ये खत हमारे सामने आया है, इससे पहले जुलाई में भी इन्हीं लोगों ने इसी तरह का खत भेजा था जिसका भी उस्ताद मोहतरम सलीम बुखारी साहब ने जिक्र भी किया। जी जी। बात यह है कि ये खत उन्हीं 5 लोगों ने दोबारा भेजा है और उन्होंने कहा है कि हम 5 ये चाहते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब फाल किरदार अदा करें, मुज़ाकरात की टेबल पर लेके आए ताकि मामला बेहतरी की तरफ चल सकें और सियासी हल निकल सके। बिल्कुल। अब ये 5 लोगों ने ही खत लिखा है, जिनमें से एक को बरियत मिली है, बाकी 4 को 10-10 साल की सजा मिली है। तो एक तो ये बात जरा थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही क्या, क्योंकि ऑब्वियसली जो शवाहिद मौजूद होंगे उसी की बेस पर फैसला आया है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब तो मेरे ख्याल में कहीं 9 मई को विजिबल भी नहीं थे किसी भी जगह। ठीक है। अब ये अब आखिरी बात मैं करूंगा, बात ये है कि फोरम्स अवेलेबल हैं। अभी अयाज सादिक साहब की बात की, उन्होंने भी हाल ही में कुछ रोज कबल फिर दोबारा ये बात की। उन्होंने कहा कि पहले जब मैंने आप लोगों के दरमियान ब्रिज बनने की कोशिश की, मुज़ाकरात को आगे लेकर चला, तो आप लोगों ने मुझे उस वक्त सीरियस नहीं लिया और फिर मुझे अफसोस हुआ कि इतनी एफर्ट्स आएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी इसके बावजूद मैं अब भी वो किरदार अदा करने को तैयार हूं बेसिकली, ताकि मामला बेहतरी की तरफ चलें। हैविंग सेड दैट, लेकिन एक जो इस वक्त नेशनल असेंबली में और सेनेट में जो गई हुई है रिक्वेस्ट पीटीआई की तरफ से कि जी इन 2 लोगों को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट किया जाए। दूसरी तरफ एक तरफ वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करने को तैयार है, दूसरी तरफ वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नामजद नहीं कर रहे, उनको बाकायदा तौर पर नोटिफाई नहीं किया जा रहा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन। अच्छा, ये जो कंफ्यूजन है ज़मीर हैदर साहब, और ये जो ड्यूअल स्टैंडर्ड हैं, सलीम बुखारी साहब से समझने और जानने की कोशिश लेते हैं। सलीम बुखारी साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत एक तरफ बात करती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी आसानी मुहैया नहीं की जा रही, चाहे वो बानी से मुलाकात की बात हो या फिर ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी की बात हो। तो सर सीरियस कौन है दोनों तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने देखा कि मुलाकातों के बाद जो एक सीरीज चली मुलाकातों की, अगर आप गिनती उसकी शुरू करें तो वो सैकड़ों में है जो मुलाकातें हुई थी। फिर उसके बाद जो मैदान सजता था अडयाला के बाहर, वो मेरे ख्याल से कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो उस किस्म का हल्ला गुल्ला बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकायदा एक स्टेज लगता था वहाँ, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब का काफिला आ रहा हो, चाहे बहनें मिलने के लिए जा रही हों, और उसके बाद फिर फर्ज था उनके ऊपर कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करनी है, जिसके बाद फिर हंगामा खेजी होती थी। वो सब कुछ हमने देखा। क्या जेल मैनुअल या अदालतें जिन्होंने इजाज़तें दी हुई हैं उन्होंने इसकी भी इजाज़त दी थी कि जो अंदर से आए मिलके वो बाहर आके एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर झाड़े और फिर उसके बाद उसके फॉलोअप के तौर पर वहाँ पर हंगामा भी हो। एक तो ये हुकूमत ने करके देख लिया कि इन मुलाकातों से तो कोई नतीजा अखज़ नहीं हो रहा। दूसरी कोशिश मैंने आपको हवाला दिया था कि पहली संजीदा कोशिश जो पीटीआई की तरफ से हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से 4 खत लिखने के बावजूद जो लाल झंडी दिखाई गई थी, उसके बाद पहली दफ़ा वो पॉलिटिकल फोरम्स पर आए थे, पार्लियामेंट की छत के नीचे मुज़ाकरात हुए थे, उसका क्या हुशर हुआ वो आपके सामने है। सही। दूसरी बात यह है कि जो सेन एलिमेंट है पार्टी के अंदर इस वक्त, वो उनसे आप प्राइवेटली बात करके देख लें, वो इन नॉमिनेशंस के ऊपर कि अचकज़ई को यानी वहाँ बना दिया जाए नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ द अपोजिशन और राजा गुलाम बास को वहाँ बना दिया जाए, दे आर कट अप ऑन दिस। आप ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि ये कौन सी सियासत है
कि इतने बड़ी तादाद में MNAs होने के पास आपके पास एक बंदा अपनी पार्टी का नहीं है जिसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें। दूसरी बात यह कि क्यों हुकूमत नहीं बना रही है, होता यह है कि जो नॉर्म्स हैं वो ये कि जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होती है अपोजिशन में, यानी अपोजिशन की जो मेन स्ट्रीम पार्टी होती है, उसी के किसी बंदे को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाता है। कुछ कदगन हैं जिसकी तरफ स्पीकर ने इशारा भी किया था, मैं उनको यानी मैं उनको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है बहुत हैरत अंगेज बात कि आप अपने लोगों पर एतमाद करने की बजाय दूसरे लोगों के हाथ में अपनी लगामें दे दें, और जब वो फैसला करने की पोजीशन में आए आप वो लगामें वापस खींच लें। यही हुआ मौलाना फजल रहमान के साथ, आपके सामने है। हमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट याद है मौलाना फजल रहमान के घर पे, जब उन्होंने कहा कि हमारा मुसवदा जो है उस पर इत्तफाक राय हो गया है, बस सिर्फ बानी से जाके इसके ऊपर स्टैंप लगवानी है। फिर क्या हुआ आपने देखा, और उसका नतीजा ये निकला कि मौलाना फजल रहमान बादल ने खास्ता जाके फिर 26वीं आईनी तरमीम को वोट दे आए। तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है अपोजिशन फोर्सेस की तरफ से, उसके अंदर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। जब तक डेडिकेटेड, सिंसियर, सीरियस एफर्ट नहीं होगी, सिर्फ खेला जाएगा लफ्जों के साथ और बयानात के साथ, जब तक ये पीटीआई की लीडरशिप जाके अंदर उन्हें ये तासुर देना बंद नहीं करेगी कि आप सांस भी लेते हैं तो बाहर सांस रुक जाती है, उस वक्त तक ना रियलिज्म कभी प्रवेल करेगा और ना ही कभी सेन पॉलिटिकल फैसले। अच्छा बुखारी साहब, आपने सेन एलिमेंट की बात की और सेन लीडरशिप की आपने बात की। जब तक वो नहीं मिलेंगे चीजें बेहतर नहीं होंगी। आपको लगता है कि वो लोग जिन्होंने खत लिखा और पुरानी क़यादत, ये आपको सेन लीडर्स लगते हैं और इनका जो बसीरत है, सियासी बसीरत वो रखते हैं, इसी वजह से वो मफाहमत की बात कर रहे हैं? जी देखिए, ये जो नाम है, चाहे शाह महमूद कुरैशी हैं, चाहे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, चाहे असद कैसर हैं, ये लोग सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं। बिल्कुल ऐसे। इनके पीछे तजर्बा है। इनको अगर आशीर्वाद हासिल हो जाए बानी पीटीआई की, तो ये यकीनन किसी ऐसे फैसले तक पहुंच सकते हैं जिससे ना तो कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े पीटीआई को और एक रास्ता निकल आए। मैं आपको एक मिसाल देता चलूं साथ साथ कि वो जो 3 राउंड हुए थे उसमें हुकूमत मिड टर्म इलेक्शन कराने पर राजी हो गई थी। ये बात बहुत से जराए से अब बाहर आ चुकी हुई है। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन उस वक्त पीटीआई ले लेती तो ये सारा कसिया जो है इसका सामना करना ना पड़ता। चले सही। ब्रिगेडियर साहब, ये जो 3 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से कुछ सीरियसनेस का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन सर सवाल ये है कि बीच में आके आपने मुज़ाकरात की टेबल से आप उठ गए और आपने बिल्कुल अपने हाथ झाड़ लिए। तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि क्या उस वक्त मना किया गया या पहले ही बैठने से पहले ही इजाजत नहीं ली गई थी? नहीं, मेरे ख्याल में इजाजत ली गई थी, लेकिन बात वही है कि मुज़ाकरात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया जाता। प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो अचीव करने हैं वो आप एस्टेब्लिशमेंट से करें, प्रेशर से करें, स्ट्रॉन्ग विकेट से करें, पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से करें, और अल्टीमेटली कैन से देखो मैंने ये अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लिए, जो कि हो नहीं सकता। ये मौके थे शुरू में, आपने सारे मौके ज़ाया कर दिए, और लास्ट मौका जब ज़ाया किया वो 26 नवंबर लास्ट ईयर किया, जब आपके बेगम को छोड़ दिया और उम्मीद ही की जाती कि शायद बानी को भी रिलीफ मिल जाए। लेकिन उस वक्त जो वहाँ से मूवमेंट हुई, KPK से आए, इस्लामाबाद आए, रेड एरिया में आ गए, डी चौक पर आ गए, जो प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद मेरे ख्याल में जो आपके कारकुनों का हाल हुआ, जो कारकुनों का नुकसान हुआ, गाड़ियाँ तबाह हुई, मोटरसाइकिलें तबाह हुई, इकोनॉमिक लॉस हुआ, FI कट गई, उसके बाद इनकी पार्टी की खुद भी तहरीक कमजोर पड़ गई। लोग एग्जॉस्ट हो गए, दे लॉस्ट देयर हार्ट। जितनी 3-4 दफा आए और उसके बाद रिजल्ट, कभी चीफ मिनिस्टर कहीं कुछ कहते थे निकल जाते थे, फिर बुशरा भी आई, उन्होंने जो किया खुद निकल गई, लोग सारे फंस गए। सो जिसकी वजह से अब इनकी पार्टी में वो जो शेर है बात खत्म हो गई, बाइट खत्म हो गई, स्ट्रेंथ खत्म हो गई। नाउ द कंट्रोल इज विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अब अपनी मर्जी के हिसाब से चल रही है। अभी भी रिलीफ लेने के लिए अगर ये कोई लचक दिखाएं तो शायद पोलिटिकल प्रोसेस के लिए या सादिक एंड कंपनी कोई ना कोई रास्ता निकालें, इतना जो इनके लिए ऑनरेबल इक्विटर मिल जाए, लेकिन ये लेना नहीं चाहते। अब यही चाहते हैं कि सड़कों में फैसले हों। सड़कों पर कोई नहीं आएगा, लेट मी टेल यू। अभी जो हालात हैं, और फिर आपके सामने पहले इन्होंने पंजाब में लिए उसको, उस्मान बुज़दार को वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर, अमीन फ़हीम कोई पता नहीं, सिर्फ हल्लो गुल्ला हुल्लड़बाजी के लिए, और अब ये सुहेल अफरीदी को भी इसीलिए।
काम वहां पर क्या हुआ है ये बताएं, अवाम के लिए क्या किया गया। वो बेचारे पश्तून मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल लीडर मानते हैं, लेकिन दे डिजर्व समथिंग स्पेशल। बिल्कुल ऐसे ही है। दे शुड बी ट्रीटेड, वो भी नहीं है इनके लिए। तो प्रॉब्लम ये अभी बैठ के सोचें, अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। अभी ये 1-1.5 साल लगाएं, पार्टी को कर लें, हो सकता है कि बेहतर हालात हो के थोड़े अर्ली इलेक्शन हो जाए। ब्रिगेडियर साहब, जब आप रीऑर्गेनाइज की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हमें थोड़ा समझाइएगा। देखिए, इसका मतलब ये कि पार्टी के आपके जितने प्रोविंशियल सदर हैं, जब पार्टी वहां पर है, उनको नई मेंबरशिप कर लें, और जो लोग नहीं आपने देख लिया निशात करें वो भी ना लें, और सेंट्रल लेवल के ऊपर देखें। अगर बानी ने अंदर ही रहना है तो देन यू हैव टू फाइंड एटलीस्ट उनकी जगह टेम्परेरी तो किसी को लगाएं। सही। अगर अभी रेस्टिंग शामिल कुरैशी आ रहे हैं तो फिर उनको यूज करें, जिसको अवाम भी पसंद करते हो, और हो सकता है उनकी गवर्नमेंट भी रिस्पेक्ट करती हो, एंड यू कैन बी इन कम्युनिकेशन विद द बनी आल्सो। सो फाइंड अ मिल, लेकिन रिजिड हो जाना, अकड़ जाना और नहीं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। रीऑर्गेनाइज करने की आप बात करें, ज़मीर हैदर साहब, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करना कितना ज़रूरी है और इनसिक्योरिटी क्या है? एक सवाल आपसे ये, और दूसरा मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि सड़कों पर एहतजाज करके देख लिया लेकिन कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, मुज़ाहमत करके देख ली, कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, मफाहमत के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन इनके पास मौजूद है? ये 2 सवाल। देखिए, एक तो ये कि रीऑर्गेनाइज मेरे ख्याल में कोई इनको जरूरत है नहीं, जब इनके पास पार्टी का भी नाम ही नहीं है ना। अभी पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो किस फ्लैग के अंडर वो रीऑर्गेनाइज करेंगे? ऑफ कोर्स जो इस वक्त है उसका जो स्ट्रक्चर है मौजूद है, उसमें प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर्स हैं और वो सब मौजूद हैं अभी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी उनको इस वक्त रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। नहीं, जो जरूरत है वो यही है कि कोई सीनियर एलिमेंट्स के हाथ में ताकत दी जाए। अब ये बाहर से बैठ के, ये जितने लीडर्स इस वक्त बाहर बैठे हैं, ये खुद अपने तौर पर फैसला ले लें। जब इनकी इतना अरसा मुलाकात नहीं होती है, और फिर ये जो डिसीजंस ले रहे होते हैं वो किससे पूछ के ले रहे होते हैं? खुद ही ले रहे होते हैं ना। तो अभी भी तो ये बैठ के बाहर डिसीजन ले सकते हैं ना। फिर उसका जब एंड रिजल्ट कोई आएगा तो उसके ऊपर हो सकता है बानी पीटीआई को एतराजात हो, या किन्हीं कुछ बातों पर वो इत्तफाक भी कर लें। तो बात ये है कि कोई डिसीजन तो लेना। अब ये तो नहीं हो सकता कि सीएम केपी के कहें कि जी मैं उस वक्त तक किसी पॉलिसी मीटिंग में नहीं बैठूंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं होगी। तो भाई आप सुबह कैसे चलाएंगे? तो ये चीजें इनको सूट नहीं करती। अभी जो बात की कि स्ट्रीट पावर, बेसिकली जो इस वक्त मेरी कुछ लोगों से पहले भी बात हुई थी, इस वक्त सेंटीमेंट ये है, वो कहते हैं कि जी ठीक है, होना सब कुछ मुज़ाकरात पे है, टेबल पे है, लेकिन अपना पल्ला भारी दिखाने के लिए 8-10 लाख लोगों को निकलना पड़ेगा। तो भाई क्यों निकलना पड़ेगा? जब आपको जो चीज बगैर किसी तशद्दुद के, बगैर किसी प्रोटेस्ट के अगर आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं, तो फिर क्यों लोगों को आपने निकालना है, और क्यों उनको ठंडे मौसम में ठंडे पानी से उनको नहलाना है? जरूरत क्या है? सही, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब देखें ना, मैंने जिस तरह अभी पहले भी कहा कि सलमान अकरम राजा को बहुत कहा जा रहा है कि बहुत ढीला आदमी है जनाब, वो तो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा, और अब फैसला ये करना है। और फिर उन 2 लीडर्स जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने तकिया किया हुआ है कि एक केजी काउंसिल बना दी, सलमान अकरम राजा साहब को कहा कि जी ये 2 लीडर्स शामिल करके, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को शामिल करके एक बाकायदा एक काउंसिल बनाई जाए, और उसके बाद उसमें जो है डिसीजन लिए जाएं। 12 दिन तक तो वो उन्होंने काउंसिल पहले वो जो है नोटिफाई नहीं की, और उसके बाद नोटिफाई करने के बाद अब तक उसका कोई इजलास नहीं बुलाया गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह है कि अगर वो वहां के फैसले जो अडियाला से आ रहे हैं वो भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जनाब जो वो कहेगा तो वो फिर हम वो करेंगे? तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है, जो क्लियर कट है, मुझे यही लगता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब, हाँ, प्रोवाइडेड कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हुए हैं, बैरिस्टर गौहर हैं और ये सलमान अकरम राजा जैसे जो लीडर बैठे हैं, और जो एक तो कुछ फायर ब्रांड लीडर्स भी अंदर बैठे हुए हैं ना, तो वो अब इस सीनियर एलिमेंट को कितना स्पेस देने को तैयार होंगे ये डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब जब जेल गए थे तो उससे पहले वो वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। तो by virtue of his release he automatically becomes the chairman, क्योंकि वो जेल में थे, इसलिए चेयरमैन जो है वो जो है बैरिस्टर गौहर को लगाना पड़ा। तो अगर वो पार्टी ये समझती है और कि जी वो, मैंने ये नहीं कहता कि जी आप बिल्कुल लेट जाएं आके, ठीक है आप अपनी कुछ चीजें रखें, लेकिन गैर मशरूत
बैठे तो सही, उसके बाद शराइत बीच पर आप ठीक है, यानी कुछ स्ट्रेटजीज हैं उनको फॉलो किया जाए और पुरानी जो मिसालें हैं उनको भी देखा जाए कि किस जब सियासी जमातें मुश्किल में होती हैं या मुश्किल में थीं तो वो किस तरह से निकले थे, किस हिकमत अमली को अपनाकर वो निकले थे। और ये कहना गलत नहीं होगा नाजरीन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बेसिकली केओस की सी सूरत हाल है। ये केओस क्या है और इसके साथ साथ बानी के जो बेटे हैं वो भी जनवरी में पाकिस्तान आने वाले हैं, उनके आने पे क्या होगा ये सब पैनल से जानेंगे ब्रेक के बाद। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे और बुखारी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं लेना चाहूँगी कि इंटरनली आप क्या ये समझते हैं कि इनके अंदर जो इस वक्त इंतशार की सी सूरत हाल है और केओस है और एक पेज पे नहीं है और मुख्तलिफ धड़ेबंदी हमें नज़र आ रही है, क्या यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जगह पे स्टैंड नहीं कर पा रही है? और सर दूसरी एक चीज़ ये भी हम देख रहे हैं कि जो नई क़यादत है वो इस वक्त हमें गैर मुतहर्रिक और जो पुरानी क़यादत थी वो मुतहर्रिक नज़र आ रही है। सर इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम इसका सरसरी सा जायजा भी लें अगर आप, तो दो चीज़ें बिल्कुल सामने आ जाती हैं। वो ये कि एक तो पार्टी के अंदर जो धड़े हैं, पार्टी की क़यादत उसको माने या ना माने, लेकिन विजिबिलिटी इतनी क्लियर है कि हम बैठ के यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिलीज जो है वो एक धड़ा है, फैमिली के अंदर भी आगे दो धड़े हैं, 3 धड़े वकला के हैं। एक धड़ा वो है जो पुराने कारकुनों का है, एक धड़ा वो है जो असीरान है, एक धड़ा वो है जो इस वक्त बानी के करीब है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं, जो चलती गाड़ी के सवार हैं। तो जब आप मजबूरी तौर पर पार्टी का जायजा लेते हैं तो सवाए बानी के आपको बाकी सब कुछ बिखरा दिखाई देता है। तो ऐसी सूरत हाल में पार्टी से ये तवक्को रखनी कि वो कोई इतना कैलकुलेटेड और इतना सॉलिड काम करेंगे, चाहे वो एहतजाज हो चाहे वो नेगोशिएशंस हो, तो मुझे ये ना होता हुआ दिखाई देता है। यानी अनहोनी होगी अगर इतनी बिकरिंग के बावजूद भी पार्टी कोई इफेक्टिव अपने हक में फैसला करवा सके। देखिए, इस वक्त पार्टी की स्ट्रेंथ एक शख्स के गिर्द घूमती है जो बानी पीटीआई हैं, बाकी किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है। मैं ईमानदारी से अगर आपको बताऊं, लोग खुद अंदर से मिल के आके बताते हैं उनके साथ जो कुछ वहाँ होती है वो काबिल दीदनी है। जो भी कोई प्रपोजल लेके जाए, जो भी कोई लेके जाए, वहाँ उनको पैगाम ये मिलता है कि आप सब लोगों को अपनी अपनी लीडरी सूझी हुई है, मैं यहाँ जेल में सड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये मतलब है, इसको मैं कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी हुकूमत को या एस्टैब्लिशमेंट को या एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को एहतजाज से प्रेशराइज तभी कर सकती है जब उसके अंदर एक का हो, जब वो यूनाइटेड हो। बिल्कुल, ए डिवाइडेड पार्टी कैन नॉट डू इट। अब आप देखिए अप्रोच का क्या मामला है। बानी कहते हैं कि मैं इन चोरों डाकुओं से बात नहीं करूंगा। 4 खत लिख मारते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को उस वक्त जी, जिनके साथ जो हाल किया वो डीजी ISPR ने 4 ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमें बताया और आखिरी खत पर यह कहा कि अगर अब इसके बाद आप खत लिखेंगे, ना सिर्फ ये कि हम उसे रिसीव नहीं करेंगे, रिसीव कर लिया तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो ऑप्शन क्या रह जाता था उसके बाद? वो ये है कि आप अपनी पार्टी के जरिए हुकूमत वक्त से या एलाइज पार्टी जो इस वक्त रूलिंग में है, 2 मेजर पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उनसे रिस्पेक्टेबल तरीका कार निकाले इंटरेक्ट करने का। इसकी बजाय हमने देखा कि एक फेज वो भी आया जब पार्टी और पार्टी की लीडरशिप ने टोटल रिलाई किया फॉरेन फोर्सेस पर जी। मैं अगर रिकॉल करूंगा तो टाइम ज्यादा गुजर जाएगा, जल्दी से 1-2 बातें शेयर कर लेता हूं आपको याद होगा 60 के करीब कांग्रेसमैन ने खत लिखा था, सेनेट के लोग भी थे उसमें जी जी। वो लॉबीज के नतीजे में वो खत लिखवाया गया था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद पता चला कि अब इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें बस सिर्फ ट्रंप जो है इसी के ऊपर खेलेंगे कि खान साहब को रिहा कराना है। वो हमने इलेक्शन कैंपेन भी देख ली। फिर उसके बाद उनके एक साथी जो थे ट्रंप के, उन्होंने जो ट्वीट की थी, जिस तरीके से वो ट्वीट वापस ली गई एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे, वो भी हमारे सामने है। फिर हमने देखा कि दुनिया के जितने भी लॉबियस्ट थे, चाहे वो शहबाज गिल की आदत कर रहे थे उनकी, चाहे शहजाद अकबर कर रहे थे, उन सब ने तमाम लॉबीज के जरिए भी देख लिया कि कहीं से कोई बात नहीं बनी है। तो ले दे के ये रियलाइज करने में कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए कि आपको इसका पॉलिटिकल रास्ता निकालना पड़ेगा। और अगर बानी अब भी अपनी जिद पर कायम है, अगर बानी नहीं चाहते कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, वो इंतजार करना चाहते हैं कि शायद मिलिट्री की लीडरशिप में कोई तब्दीली आएगी, तो तब हम रास्ता देखेंगे। तो गॉड ब्लेस बानी एंड बानीज पार्टी आल्सो। सही आपका पॉइंट है। ब्रिगेडियर साहब, डिवाइडेड पार्टी से कैलकुलेटेड डिसीजंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं? देखें, जो सलीम बुखारी साहब बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। बात ये कि आप फौज को बुरा भला भी कहें, आप उनको सोशल मीडिया में उनको टारगेट करे,
सब चीजें बात करें, तो उसके बाद उधर से तो मीडिया और डीजीएफ ने बड़ी क्लियर बात कर दी और उन्होंने सारा बॉल अब हुकूमत के पास डाल दिया। इसका मतलब है कि इस पार्टी को, पीटीआई को भी हुकूमत के पास ही जाने की जरूरत है और जाके वहां बात करें कि इसका क्या हल निकालना है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है, आप पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू करें। और अगर आपने इतना आपने शौक है कि उनसे साथ बात करनी है, तो देन आपको ये चाहिए, आप 3-4 महीने के लिए अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल बंद कर दें। बंद मीन आई नहीं, बंद कर दें, फौज को क्रिटिसाइज करना बंद कर दें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें, एटलीस्ट एक माहौल पैदा करें, कंड्यूसिव डायलॉग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन पार्टी के अंदर तो किसी को पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया हैंडल कौन कर रहा है। नहीं, पार्टी को सब पता है। बानी पीटीए का ट्विटर कोई तो हैंडल कर रहा है, बानी को पता है ना, ऐसे तो नहीं पता ना कि नहीं पता। पार्टी के अंदर जिससे भी पूछे वो कहते हैं हमें नहीं पता, बानी को पता है। तो बानी शुड स्टॉप इट, यही मैं कह रहा हूँ, ये बंद कर दें। तो आप कम से कम कहीं तो ऐसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें कि आप फौज भी रियलाइज करें, नहीं, आई थिंक दे हैव नॉट रियलाइज्ड एंड दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी। आप प्रेशर भी डालें, बुरा भला भी कहें, फिर आप कहें मैंने फौज से बात भी करनी है, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड ये कि विद इन पार्टी देखें 100% इनकी पार्टी में इतने ग्रुप्स हैं, आधा ग्रुप तो चाहता है कि बानी अंदर ही रहें, उनकी दुकान चमकती रहे, हर एक ने 2 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, उसका वो फायदा उठा रहे हैं। आज शामिल कुरैशी आएंगे, शामिल कुरैशी साहब अभी आएंगे, तो अब इनको फिक्र पड़ गई है कि, और वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन थे, पहले वाइस चेयरमैन थे, तो वो चेयरमैन बन जाएंगे। चेयरमैन बनेंगे तो आप मुझे बताइए कि ये बाकी पार्टी नीचे डाउनग्रेड होंगे, उनका क्या होगा। नंबर 1 है, आपको इनमें कोई पुराना, इवन ले लें लॉयर भी पुराने नजर नहीं आते, सारे नए। असलम राजा की बात कर लें, इनकी गौहर की बात कर लें और दूसरे देख लें, कोई पॉलिटिकल बंदा है, कैसर साहब नजर नहीं आते हैं, दूसरे नजर नहीं आते हैं। जब तक पॉलिटिकल पार्टी लीडर जो पुराने थे वो आगे नहीं आएंगे, इनका मसला हल नहीं होगा। इसलिए इनको चाहिए कि ये 4-5 का जो अच्छा पार्टी ग्रुप है वो आए, बातचीत करें एंड क्रिएट एटमॉस्फेयर अंडरस्टैंडिंग, कंड्यूसिव पॉलिटिकल डायलॉग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करें। सही, डंडा मारेंगे तो नहीं कुछ होगा। दिस इज अ रेसिपी फॉर पीटीए के लिए, अगर ये करेंगे तो पार्टी लीडर को भी फायदा होगा और पार्टी को भी फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। ज़मीर हैदर साहब, बुखारी साहब ने बात की थी जो हम हमेशा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ हमें धड़े नज़र आते हैं और एक धड़ा ऐसा भी है जो फैमिली की सूरत में हमें दिखाई देता है, गो के उसके अंदर भी डिफरेंट डिविजन्स मौजूद हैं। लेकिन अभी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, ये धड़ों में से कौन सा धड़ा ऐसा है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो ये समझता है कि पुरानी क़यादत, सेन क़यादत को आना चाहिए और कोई सेन बंदा आए और बानी को भी रिहाई कराए और पार्टी की पोजीशन को भी मजबूत करे? जवेरिया, मेरा ख्याल है कि हमने इस पर काफी मतलब रिपीटेडली कह दिया है कि सेनर एलिमेंट्स कौन है वो भी बता दिया गया, लेकिन उन सेनर एलिमेंट्स को स्पेस देने की बात है ना। बात यह है कि एक बहुत मतलब अब ठीक है, सीएम के भी बड़ा यंग मैन है और बड़ा समझदार भी लगता है कि चीजें सही करना चाहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द के लोग उसे कहते हैं कि भाईजान अब मतलब जाना है स्ट्रीट पे जाके अपने आप का अपना लोहा मनवाएंगे, उसके बाद यही सवाल तो मैं कर रही हूँ कि सेनर एलिमेंट को स्पेस किसने देनी है? बानी तो अभी अंदर है, लेकिन यहाँ बाहर जो धड़े मौजूद हैं उनमें से कोई धड़ा इतना स्ट्रांग है कि वो ये डिसीजन ले सके? नहीं, ये तो देखें, ये तो कोई नहीं है। वो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब जिस पे अब बहुत तकिया किया जा रहा है, मतलब ऑफ कोर्स, मतलब अगर हम बैठकर ये बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में जो है वो क्योस खत्म हो और बहुत से मसाइल हैं आवाम के, बेसिकली तो गुर्बत है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत से इश्यूज हैं हमारे। तो हम अगर ये बात कर रहे हैं कि यार इसको खत्म करने के लिए कोई सेनर एलिमेंट लेके आओ ताकि आराम से बैठ के बात करें, जिसमें देखें महीना भी लग सकता है, 6 महीने भी, साल भी, 2 साल भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं हो जाती, मर नहीं जाती हैं। अल्लाह बानी चेयरमैन, बानी पीटीआई को जिंदगी दे, वो अपने केसेस लड़ता रहे, लेकिन बाहर का जो माहौल है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। नहीं, इट्स नॉट रिवॉल्विंग अराउंड ओनली कि जी इमरान खान साहब को सिर्फ रिहाई मिलनी चाहिए, इट्स नॉट। इस वक्त मसाइल कुछ और हैं।
आपको चाहिए कि इस वक्त आप देखिए, आप एक इस वक्त सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी हैं, आपने हुकूमत को कहां सीधी राह दिखाने की कोशिश की है? कब आप बैठकर सीरियस गुफ्तगू की है आपने? इतने अवाम के मसाइल सामने आते हैं, आपने उस पर क्या बात की? इंटरनेशनल इश्यूज आपके सामने आए, कोई बात नहीं। ज़मीर हैदर साहब, बुखारी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी बुखारी साहब। नहीं, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी समिंग अप कर दी है ज़मीर ने, लेकिन एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि एक अजीब डुअलिटी ये है कि जितने बयानात बानी के मुंह से बाहर निकल के आते हैं वो कहते हैं मैं तो ना ढील लूंगा ना डील लूंगा, मैं तो सिर्फ अदालतों से इंसाफ लूंगा, और बाहर जितनी कंपेन है वो सारी ये बानी को रिहा करे, जाए तो जाए कहाँ? आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा पार्ट ठीक है? बिल्कुल सही। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सम अप कर दिया इस राउंड को। मेरे ख्याल में अभी एक ब्रेक बनती है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर एक रिपोर्ट आया की है और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मज़ीद तायीद हो गई है। वो रिपोर्ट क्या कहती है जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिपोर्ट के मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहले, भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तस्दीक की है। पाकिस्तान पहलगाम में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा है, ये रिपोर्ट कह रही है। सलीम बुखारी साहब, ये जो रिपोर्ट है इसमें भारत की जो हट धर्मी है और झूठ बेनकाब हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर को गैर कानूनी करार दिया गया है। पाकिस्तान तो जब से ये ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया, इवन उससे भी पहले जब पहलगाम वाक़या हुआ, तब से ये बात कर रहा है, लेकिन अब इस रिपोर्ट का आ जाना किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखिए, मेरे ख्याल से पहलगाम के बाद से जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है वो मुझे तो खैर समझ आती है अच्छी तरह से। अब तो वहाँ के हिंदुस्तान के अवाम को भी समझ आने लग गई है। आपने देखा कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर जो हाल किया है मोदी का, ना वो आंखें उठा सकते हैं ना उनकी ज़बान से कोई लफ्ज़ निकलता है। पहलगाम को लेके जो हमारी सफारतकारी थी, जो हमारे मौक़िफ़ की पजीराई थी, उस पर कोई दो राय नहीं है। ये तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। इससे पहले आप देखिए, जब जंग शुरू हुई उस वक्त भी जंग के हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है उसको भी पूरी दुनिया में पजीराई मिली। कश्मीर के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में को पजीराई मिली। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा इसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट कंप्रीहेंसिव, फिर यूरेशिया मैगजीन ने लिखा, फिर यूएन की रिपोर्ट एक दहशतगर्दी के हवाले से आई थी जिसमें पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू कि जी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, अफगानिस्तान के ज़रिए हो रही है, इंडिया की कोलैबोरेशन से हो रही है, उसको तस्लीम किया गया। और अब ये जो जंग की रिपोर्ट है इसने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया है। और अगर आपको मैं याद दिलाऊँ, अभी परसों की बात है कि राफेल वालों की तरफ से वो नंबर भी जारी कर दिए गए 4 राफेल तैयारों के जो गिरे थे, सीरियल नंबर। तो इस कदर मिट्टी पलीद हो गई है कि वो जो राइजिंग इंडिया का ख्वाब था मोदी का, वो जमी बोझ होता दिखाई नहीं दे रहा है, जमी बोझ हो गया है। जंग में जितने दावे हमने किए थे, जितनी बातें हमने क्लेम की थी, उस एक एक को दुनिया के तमाम वॉर इंस्टीट्यूट्स ने, दुनिया के तमाम मैगजीन और अखबारात ने इंडोर्स किया है, एक्सेप्ट किया है। यही हाल अब इस यूएन की रिपोर्ट में है। इसने 5 सवाल जो उठा दिए हैं, उसने तो मेरे ख्याल से इस वक्त स्लीपलेस नाइट्स होगी फॉर द सफारतकार जो है हिंदुस्तान के। 5 सवालों में हमारे मौक़िफ़ की पजीराई और हिंदुस्तान से एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। जंग शुरू करने का इल्ज़ाम उनके ऊपर, पहलगाम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ तस्लीम के इंटरनेशनल आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंडिया ने नहीं माना, जवाब तक नहीं दिया यूनाइटेड नेशंस को। उसके बाद जो जंग है, जंग के हवाले से देख लीजिए जितने भी मुआहदे की भी बात हुई है जी, मराहल थे। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स थे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन था, चाहे वो OIC जिसको मैं अक्सर OIC कहता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, कुछ करती नहीं है। शंघाई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको देख लीजिए, जहाँ जहाँ हम अपना मौक़िफ़ लेके गए हैं, हमने वहाँ हिंदुस्तान के वफद की मौजूदगी में उनको यानी उनके मुकाबले में अपने मौक़िफ़ को पजीराई हासिल की है। तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान की पोजीशन, ये सारी दुनिया इसको एंडोर्स कर रही है और हिंदुस्तान को हर गुजरते दिन के साथ साथ मजीद हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगी, ये रिपोर्ट, और उसके बाद सवाल यही आता है कि वेयर इंडिया स्टैंड टुडे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बाद ऑपरेशन सिंदूर नंबर 2, 3 इज गॉन फॉर द 6। जब अक़वाम मुत्तहिदा ने सिंदूर 1 को बुरी तरह लग गए, उसको क्रिटिसाइज कर दिया, यहाँ तक कह दिया कि यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म नहीं किया गया अटैक करने से पहले,
पहलगाम इंसिडेंट गलत था, वो भी गलत ऑपरेशन किया गया। पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, सिविलियन को मारा गया, ये भी गलत। मसाजिद को शहीद किया गया, ये भी गलत। पाकिस्तान पे अटैक किया गया, ये भी गलत। तो सारी चीजें गलत हो गई और पाकिस्तान का नुक्ता कि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, पाकिस्तान वाज जस्टिफाइड। उन्होंने डिफेंस में जो भी एक्शन लिए दे वर जस्टिफाइड। सो इन ऑल कॉन्टेक्स्ट इट वाज शोड कि पाकिस्तान वाज राइट। पाकिस्तान ने ये भी साबित किया पाकिस्तान एक नहायत ही रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है विद प्रोफेशनल एंड बैटल हार्डन आर्मी, और इंडिया नहायत इमेच्योर इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क जो एक पहलगाम के स्टेट नामे के ऊपर एक दूसरे हमसाये न्यूक्लियर पर अटैक कर सकता है। इसका मतलब कि अगर जब वो गलत था तो कैन इंडिया डेयर नाउ अटैकिंग पाकिस्तान आल्सो ड्यू टू देयर नो जस्टिफिकेशन। ये बातों से ये क्लियर होता है कि ये अब इनके बाद इनके मुंह पे एक और तमाचा लगा है, इनका मुंह फिर काला हुआ है, फिर जहमत उठानी पड़ी है। और ये हर वो बात करते हैं जो अपनी आवाम के टेंशन डाइवर्ट करते हैं। कभी फिर ये वाटर टेररिज्म की बात करते हैं, वो भी आपके सामने उस रिपोर्ट में यूनाइटेड नेशन ने यही कह दिया है कि बिल्कुल पाकिस्तान का स्टांस ठीक है, ये यूनिलेटरी नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया। पाकिस्तान जस्टिफाइड है, सस्पेंड नहीं कर सकते और ये हम इसको गलत करार देते। ये आईसीजे ने भी कह दिया था, ये वर्ल्ड बैंक के एक्स प्रेसिडेंट ने भी कह दिया था, और पाकिस्तान ने भी आज फॉरेन मिनिस्टर कह दिया अगर करोगे act of war means all available means to Pakistan will be used to ensure India doesn't stop water। तो ये चीजों में इंडिया को इतनी इंसल्ट है, अगर इनको शर्म हो तो मेरे ख्याल नरेंद्र मोदी को डूब के मार जाए। अच्छा, ये जो इंसल्ट है जमीर हैदर साहब, ये भारत फील कर रहा है या बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा? शेमलेस। देखिए, एक तो आपको मालूम है यूएन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, प्रॉब्ली इट वाज 1964 रेजोल्यूशन, उस पर आज तक वो अमल दरामद करने पर तैयार नहीं है। यूएन की इस पूरे अरसे में 50-60 सालों में कितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि बेसिकली इंडिया को माननी चाहिए थी, वो नहीं मानता था। फिर जो इरसा, जो आपका इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के तहत जो आपका जो एग्रीमेंट है उसमें वर्ल्ड बैंक गारंटर है, ठीक है, वो उसकी बात नहीं मान रहा, उसने यूनिलेटरली उसको रिवोक कर दिया हुआ है। मुझे तो याद पड़ता है कि हमारी तारीख में हमने एक दफा पानी बंद देखा था, करबला में यजीद ने किया था, और आज ये दूसरा यजीद पैदा हो रहा है जो कि पानी बंद कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि फिर इसका भी पानी बंद हो जाएगा और फिर नाम लेने वाला नहीं रहता, और इसी तरह याद किया जाएगा कि ये तो वो उस वक्त का यजीद था जिसने पानी बंद किया। चाइना भी उस पीछे बैठा हुआ है, तो वो जो अपर जिसको कहते हैं जहां से अपर राइपेरियन है वो वहां से पानी बंद कर देगा, तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो बात ये है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। आज की जो आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ये कोई नई चीज नहीं है, ये पहलगाम से लेके आज तक तमाम इंटरनेशनल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर चुके हैं और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे इस चीज को माना गया है। लेकिन बेशर्मी की इंतहा है मोदी साहब की, मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो वो वजीर आजम हैं, कि आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि आपने अपने मुल्क को कहां से कहां लेके चले गए। आप कहते थे कि जी मतलब इस खित्ते में सबसे बड़ी डिफेंस पावर वो आपका जो है कल ही सामने खुल के आ गई। आप कहते थे कि जी आईटी में नंबर 1 जा रहे हैं, उसके बाद जो अभी अमेरिका ने किया है, एप्पल को रोक दिया, आईफोन को रोक दिया और बहुत से जो टेस्ला को रोक दिया, तो ये हुए। फिर राइजिंग इंडिया कहां से रह जाएगा? हाँ, ये यही रह गया, ये जो बना रहे हैं वो धुरंधर टाइप किस्म की फजूल वाहियात किस्म की चीजें, जो कि बेसिकली मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मीडिया में भी उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि फार फ्रॉम द फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स तो छोड़े, मतलब फिक्शन से भी दूर है वो। तो वो उस किस्म के वो ये चीजें करके अपने आप को समझ रहा है कि वो सुप्रीमेसी अपनी कायम कर लेगा इस खित्ते के अंदर। वो जो बुली बन के बैठा हुआ था सेंट्रल साउथ एशिया में, वो क्या वो रह सकेगा? अब नहीं, खत्म, इट्स ऑल गॉन, फिनिश। बांग्लादेश उठ गया, बांग्लादेश ने उसको शिकस्त दी। मतलब पिछले साल जो उनकी जो पपेट वजीर आजम थी उसके खिलाफ जो हुआ और उसके बाद वो वहां पे सर छुपाए बैठी है, तो बेसिकली हार किसकी है? इंडिया की हार। तो ये नहीं है कि हमने सिर्फ मारा है, ये पिछले 1.5-2 सालों में तो बेचारा इंडिया के साथ तो वो हो रहा है दुनिया भर में कि वो कहीं आपको मालूम है जो इनके अपने जो जहाजों के जो थे कॉन्ट्रैक्ट्स
ये जो अभी दोबारा गिर गया बेचारा दुबई एयर शो में, वो लोगों ने वापस कर दिए, एग्रीमेंट्स वापस हो गए, ब्राजील के साथ एग्रीमेंट हुए थे मिसाइल्स के, वो उन्होंने रिवोक कर दिया कि नहीं भाई इनकी टेक्नोलॉजी जो है ना वो हम नहीं लेंगे। तो इनके साथ तो ये जब हम मोदी की बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम मोदी के स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय नेतन्याहू की बात कर रहे हैं इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट। जी प्लीज Javeria, last thing quickly. Javeria, last thing quickly. The thing is that कि ये इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब मसला ये है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे इनको कंपाइल करके बाकायदा डेडलाइन बना के दुनिया को दिखाना चाहिए कि जी ये हमने नहीं किया हुआ। ये दुनिया का एपेक्स फोरम है जो यूनाइटेड नेशंस है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये उनकी बातें हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। डिफेंस जर्नल्स हैं वो लिख रहे हैं उनके इक्विपमेंट के मुतालिक। ये इसकी बाकायदा टाइमलाइन बना के दुनिया को दिखानी चाहिए कि जी नाउ द वर्ल्ड शुड मेक मोदी रियलाइज कि वेयर ही इज रॉन्ग। और इस वक्त जो इमिनेंट इशू है हमारा वो पानी बंद होने का है, और कल से पानी का हमारा जो है वो लो प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है। And the world should recognize that this is not only Pakistan's problem. This would ultimately lead to climate change issues, environmental issues. और वो पाकिस्तान में नहीं, वो पूरे रीजन पे असर आएगा उसका। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, शॉर्ट आंसर। अच्छा, टाइम खत्म हो गया। अपने पैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँ। सलीम बुखारी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और ज़मीर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पास।